विज्ञान विद्या में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपना गीतिका पाद व गणित पाद में से महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने पाई के बारे में जाना, वह साथ के साथ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात और आती है। वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से मापा जाता है, तो उसकी विधि भी आर्यभट्ट जी ने दी है। यदि आप सबकी इच्छा होगी तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं है कुछ भी। तो एक सामान्य सी जानकारी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां हैं, वो आगे भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के प्रथम खंड लीलावती में कवर कर दी है। वो सारी चीज़ें जो नहीं होंगी, जैसे कुट्टक आदि, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आर्यभट्ट जी ने दी है, तो उनको हम अलग से एक वीडियो में बाद में बना देंगे। अभी जो हमारा लीलावती चल रहा है उसके पूर्ण होने के बाद देखते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है। उसके बाद हम अब काल क्रियापाद की बात कर रहे हैं। तृतीय खंड है, 4 भागों में बांटा। अब चतुर्थ भाग है जो गोलपाद और है। तो गोलपाद में मुख्यतः आके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक अभी काल क्रियापाद क्या है, इसमें वो हमें जानकारी मिलेगी जो हमें समझने में ग्रहों की स्थिति और उनकी गति आदि के बारे में समझने में मदद करेगी। सिद्धांत रूप में चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर आपको, और ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, जहाँ दिक्कत आएगी वो है शब्दावली की। सिद्धांत ज्योतिष की अपनी एक शब्दावली है, वो जल्दी से समझ में नहीं आती, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। तो आप सभी उसको देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और जहाँ पर जो आएगा उसको साथ के साथ तो हम बता ही देंगे। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय है जो काल क्रियापाद, इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। युग, वर्ष, मास, दिवस कब से शुरू हुआ, जैसे ये कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक ही दिन को ये सभी शुरू हुए। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलेंगी। एक ओवरव्यू है, इन्होंने मापन भी दिया थोड़ा सा काल के बारे में। तो हम ज़्यादा कुछ इनके शुरू में डिस्कस नहीं करके श्लोकों से शुरू करेंगे, यहाँ पर आके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ काल गणनाएँ दी हैं, तो हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं कि क्या काल गणना है। एक वर्ष में 12 मास होते हैं, सबको पता है। एक मास में 30 दिन होते हैं, सबको पता है। अब एक दिन में 60 नाड़ी, कुछ लोग शायद इसको घड़ी भी बोलते हैं, है ना। तो आर्यभट्ट जी ने इसको नाड़ी दिया। एक दिन में 60 नाड़ी होती हैं, एक नाड़ी में 7 विनाडिका होती हैं। तो एक दिन में कितनी विनाडिका हो गई? 3600। 60 टू 60, 3600 विनाडिका हो गई एक दिन में। अब एक विनाडिका में भी 60 गुरुअक्षर होते हैं। गुरुअक्षर मतलब गुरु अक्षर। गुरु अक्षर क्या होते हैं? दो चीज़ें होती है, एक लघु अक्षर, एक गुरु अक्षर। जैसे आपने छंद पाठ आदि में पढ़ा हो, तो यह स्वरों का क्रम है। जैसे सीता है, सीता में दोनों ही गुरु अक्षर है। जैसे राम है, तो इस तरीके से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उच्चारण के रूप में है। तो इनको एक बात और कही जाती है कि ये इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं, तो इनका हम मापन कैसे करें? आप गुरुअक्षर का मापन कैसे करोगे? तो इसलिए ये जानकारियाँ आज के समय में इतनी सटीक नहीं बैठ पाती, क्योंकि आज के समय में हमने जो मापन पद्धति अपनाई है वो काफ़ी सटीक है, जिसको आप बहुत आसानी से माप सकते हैं। लेकिन इनको मापने में मापना बहुत कठिन है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मापी भी जाती है। जैसे बताया गया था कि ये जो नाड़ी है को घटिका भी कहते हैं, नाड़ी को। जैसे मैंने बताया कि नाड़ी को घड़ी भी कहते हैं, और नाड़ी का घटिका ऐसे बोल देते हैं। तो नाड़ी या घटिका के समय को जल घटी से मापा जाता है। ऐसे हमारे प्राचीन समय में पद्धतियाँ उपलब्ध थी, लेकिन आप गुरु अक्षर को तो नहीं माप सकते। आप वहाँ तक माप लोगे, विनाड़ी तक माप लोगे। तो इस तरीके से लेकिन बहुत सूक्ष्म मापन है, बहुत सूक्ष्म। जैसे प्राण आता है, तो प्राण क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा वायु लिया और छोड़ा जाने वाला समय है, जो वो प्राण है। आप उसको बिना इंस्ट्रूमेंट के उसको कैसे मापेंगे हम? तो और आगे इसमें जानकारी और भी दी गई है। एक भगन में 12 राशियाँ होती है। भगन यानी चक्कर। एक चक्कर को 12 हिस्सों में बांट देंगे तो 12 राशियाँ बन जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक अंश में 60 कला होती है। एक कला में 60 विकला होती है, और एक विकला में 60 तत्पर होते हैं। ये जानकारी हम पहले ही देख चुके हैं, जब हमने 12 600 वो बराबर करके उसको बराबर रखा था। एक प्राण बराबर एक अंश कर एक कला की थी हमने, कि पृथ्वी एक प्राण में एक कला चलती है। ठीक है। तो ये जानकारी हमारी 21 600 था, 21 600। तो इस तरीके से ये हमारी जानकारियाँ थी। एक बात यहाँ पर ये भी है कि जो काल गणना है, आप इसको देखिए, ये कितनी समान प्रतीत होती है। एक वर्ष में 12 मास, एक वर्ष में 12 राशि, एक मास में 3 दिन, एक राशि में 30 अंश, एक दिन में ये भी 60 और एक 60। ये भी रेशियो देखिए, दोनों का समान है। तो इनमें आप समानता कीजिए, कितनी समानता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो आपकी काल गणना है वो ग्रहों पर किस तरीके से आधारित है, उसको आप इस एक ही चित्र में देख सकते हैं।
तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि ये बताते हैं युति के बारे में। अब युति क्या होती है? युत का अर्थ आप समझ रहे हैं, युग्म होता है, इसी प्रकार युति हो गई मतलब मिलन, एक तरीके से मिलना, है ना। तो दो ग्रहों के भगन में जितना अंतर होता है ना, उतनी ही बार उन ग्रहों का योग होता है अथवा मिलन होता है, तो उसको अपन युति कह देते हैं। मतलब जितना उनके भगन में अंतर होगा, कि भाई देखिए जैसे आप ये चक्कर लगा रहे हैं, है ना, तो एक चक्कर में अंतर आया तो वो घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, तो उनका मिलन हो जाएगा दोनों का। तो इस तरीके से ये युति कहलाता है। अब उसके बाद जो व्यतिपात आता है, पात का अर्थ आपको पता होगा कि यहाँ बता दिया होगा पहले की वीडियो में। जो ग्रह है 3 प्रकार की गति करते हैं। एक होती है मंदोच्च, शीघ्रोच्च और तीसरी होती है पात। तो ये 3 तरीके की गतियाँ होती है। तीनों के अंत में उच्च, दोनों के अंत में इनमें उच्च शब्द आता है। उच्च मतलब ग्रह का अधिकतम दूरी तक बिंदु है जो। तो मंद का अर्थ है यहाँ पर गति में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होगा। शीघ्र में जो गति में परिवर्तन, दूरी है, यदि ग्रह से बहुत दूरी है तो परिवर्तन होगा, गति कम होगी, ये निश्चित है। तो इस तरीके से इसमें मंद होगा, बहुत कम कम गति से धीमी धीमी स्पीड होगी, इसमें बहुत तेज़ी से स्पीड स्लो हो जाएगी। और पात का अर्थ होता है जहाँ पर क्रांति मंडल और विमंडल आपस में मिलते हैं, इनकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पर ये बात आती है जो व्यतिपात की आती है, तो सूर्य और चंद्रमा की भगन संख्या। अब कई लोग तो भगन संख्या को ही बोल देते हैं और कई लोग इसके दुगने को बोलते हैं, इसमें कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। तो व्यतिपात योग को क्या बोलते हैं? रवि भगन प्लस चंद्र भगन, और कुछ लोग इसका इन दोनों का योग करके इसके दुगने को भी व्यतिपात बोल देते हैं। इस थोड़ा सा यहाँ पर पड़ेगा, लेकिन हम आगे आगे देखेंगे तो हम आगे खुद क्लियर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से बहुत सारी 27 योग कहते हैं कि 27 योग होते हैं। इस तरीके से आप देखिए, जो रवि चंद्र का योग है, एक भगन होने पे, जब रवि और चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा का योग एक भगन होने पर, अर्थात दोनों की क्रांति मंडल की तुल्यता होने पर, है ना, जब दोनों के क्रांति मंडल की तुल्यता हो जाएगी तो उस पर व्यतिपात योग होता है। कुछ बोलते हैं इस योग में 6 राशियाँ होती है, कुछ लोग 12 बताते हैं। इसमें थोड़ा सा आप 6 राशियाँ ही बताते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं। और जो वैदत्त योग है उसमें 12 राशियाँ बताते हैं, जबकि कुछ लोग वैदत्त योग में 6 राशियाँ बताते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ कंट्रोवर्सी आ जाता है, तो इसमें हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, हम खुद क्लियर करेंगे कि कौन सा सही है। बात यह आती है कि किसको बोलते हैं व्यतिपात योग, किसको बोलते हैं? जब रवि चंद्र का योग एक भगन होने पे, अर्थात जब दोनों की क्रांति की तुल्यता हो जाएगी, जब दोनों मिलेंगे तो व्यतिपात योग होगा। और जब एक अयन में रवि चंद्र का योग 6 राशि या अथवा 12 राशि भी बोल रहे हैं उसको, उसका बराबर हो जाए तो उसको वैदत्त योग बोलते हैं, है ना। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। आगे और क्लियर होगा, यहाँ पर सिर्फ सिद्धांत दिए गए हैं, गोल में जाके सब कुछ क्लियर होगा, इनका एप्लीकेशंस आएंगे। तो अभी आगे बात आती है कि जो प्रत्येक ग्रह के उच्च भगन और उसके स्वयं के भगन का अंतर कर देते हो, उसमें से क्या आ जाएगा? उच्च नीच व्रत का परिभ्रमण आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट होते हैं उच्च नीच, जो पास है वो नीच, और जो बहुत दूर है वो उच्च होता है। इसी प्रकार क्रांति मंडल होता है, विमंडल होता है, जहाँ पर ये दोनों मंडल मिल जाते हैं उसको पात बोलते हैं। इस तरीके से यह ग्रहों की गतियों का गणितीय निरूपण है। इसमें हमने बिल्कुल 3D में इसको क्लियर नहीं कर सकते, ये गणितीय रूप में, जैसे हमने बताया मध्यम गति किसको बोलते हैं, आप गणितीय रूप से जो औसत गति निकालेंगे उसको ग्रह की मध्यम गति अथवा गति ही उसको बोला जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रह उस वक्त उसी जगह पर हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एक औसत मान के चलते हैं कहीं। लेकिन होता क्या है, कहीं पर ग्रह स्लो होगा, कहीं पर तेज होगा, लेकिन हम निकाल के क्या चलते हैं? औसत गति निकाल के चलते हैं। तो इस प्रकार हम उच्च भगन में से ग्रह भगन को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उच्च नीच वृत्त का परिभ्रमण हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, अर्थात करके, यदि ग्रह भगन में से, ग्रह का जो भगन है, जैसे सूर्य का हमने पढ़ा कि एक महायुग में भगन कितना है? 43,20,000। तो ग्रह भगन में से मंदोच्च भगन को, मंदोच्च मैंने बताया जो बहुत दूर पॉइंट है और वहाँ धीरे धीरे गति स्लो होती है, मंदोच्च भगन को घटा देंगे तो मंदोच्च नीच से व्रत का परिभ्रमण आ जाएगा। तो कई सारे व्रतों की कल्पना की जा रही है। एक मुख्य व्रत है जो एक मंदोच्च, एक शीघ्रोच्च, बहुत सारे व्रतों की कल्पना की जा रही है ना। और ऐसे शीघ्रोच्च में से ग्रह भगन को घटा देंगे तो शीघ्रोच्च नीच परिभ्रमण प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये है। अब आती है एक गणना बृहस्पति की। बृहस्पति की ये श्लोक नहीं दिया हुआ है, ये एप्लीकेशंस में नहीं है, मतलब उन्होंने दिया है खुद ही। तो गुरु भगन के बारे में क्या बोलते हैं? तो गुरु भगन को बोला जाता है कि इस भगन में, गुरु मतलब बृहस्पति के भगन में आप 12 का गुणा कर देंगे, बृहस्पति में 12 का गुणा कर देंगे इसकी भगन संख्या में, तो हमारे पास क्या आएंगे? आश्वयुज इत्यादि भास्पत्य वर्ष आ जाएंगे। एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि 12 वर्ष में एक भगन पूरा होता है।
12 वर्ष में बृहस्पति का, हमें पता है बृहस्पति बहुत बड़ा है और उसको बहुत समय लगता है ना, क्योंकि कक्षा बड़ी है उसकी। तो 12 वर्ष में एक परिभ्रमण पूरा होता है बृहस्पति का। हमारा कितना में होता है सूर्य का? एक साल में, है ना। तो उसका 12 साल में हो रहा है। तो एक वर्ष में सिर्फ हमने कहा कि ग्रह कक्षा को हम 12 भागों में बांट रहे हैं, 12 सालों में उसकी 12 राशियाँ कवर हो रही है, यानी एक साल में एक राशि कवर हो रही है। ये बात समझने की थी। तो इसमें हमारे महायुग में कितने आर्यभट्ट जी ने आगे दिए हैं, कितने दिए? 3,64,224 भगन दिए एक महायुग में, जिसको युग भी बोल देते हैं सीधा सीधा, ज़्यादा उसको लंबा खींच के। तो इस प्रकार इनके यदि आप गणना करेंगे तो कितने बृहस्पति वर्ष आए? ये आते हैं थोड़े से ज़्यादा, 43,70,688। और रवि वर्षों की संख्या कितनी होती है? 43,20,000। हमने निकाला कैसे, ये समझ में आ गया होगा आपको। आप 12 का गुणा करके भगन संख्या में से निकालेंगे तो इस प्रकार ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने ज़्यादा आए सूर्य वर्षों से? 50,688 वर्ष ज़्यादा है। इसको निकालने की पूरी विधि है कि कौन सा बृहस्पति दिवस है, लेकिन इसका ज़्यादातर इतना यूज नहीं होता, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। लेकिन यदि आपको लगता हो कि इसको भी समझना ज़रूरी है तो आप बोलिएगा, इस पर एक अलग बनाएंगे, इसको काल क्रियापाद में नहीं लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है ये। इस तरीके से हमारा आगे अब बहुत बहुत कमाल की चीज़ें आने वाली है कि चांद्रमास कितना होता है, सावन दिन कितना होता है, नक्षत्र दिन क्या होता है, अधिमास क्या होता है, क्षय तृतीया क्या होती है, सारी चीज़ें आएंगी। चंद्रमास, सौरमास, जितने भी ये सब है, ये सब आएंगे आगे। काल क्रियापाद का ही ये भाग है। तो सब कुछ हमको देखना है, इस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। और आप कमेंट किया कीजिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ और चाहिए हो, कुछ कई नई सीरीज चाहिए हो, जो भी हो कुछ बताइए, कम्युनिकेट कीजिए। और कुछ समझाने का तरीका में बदलाव हो, कुछ भी हो आप बताया कीजिए। तो इस तरीके से हमने काल क्रिया का पहला वीडियो देख लिया है। पहला वीडियो आप देखिए, इसको शेयर कीजिए। अब आगे मिलते हैं।